नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा सर। सबसे पहले आइए दर्शकों स्वागत कर लेते हैं इस मंच पर है सतीश सर का। सतीश सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अवनीश जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर दर्शकों, आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, बहुत सारी बातें आपने सुन ली होंगी और खुद आम आदमी पार्टी, उसके नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कारगुजारियों से आप परिचित हैं। किस तरीके से शराब घोटाले के बाद, ईडी की नोटिस के बाद वो लगातार खेल रहा है व्यक्ति, ये आपने देख रखा होगा। उसके बारे में कहा जाता है, एक बड़ा प्रचलित शब्द है शहरी नक्सली। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी नाइतफाकी रखता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी, उसकी राजनीतिक शैली को कभी भी शहरी नक्सली नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि नक्सल और नक्सली आंदोलन एक पॉजिटिव जमीन पर खड़ा हुआ आंदोलन था बंगाल से। हालांकि उसका वामपंथियों ने जब किडनैपिंग की, हाईजैक किया, उसके बाद उसको नकारात्मक बना दिया। मैं अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी, उसकी राजनीतिक शैली को दर्शकों शहरी माओइस्ट शैली कहता हूं। आप देखें, जेल जाना नेताओं के लिए कभी एक अच्छी बात हुआ करती थी, आंदोलन की बात हुआ करती थी, लेकिन भारत की राजनीति बदलने का नारा और चूरन बेचता हुआ आया ये आदमी आज तिहाड़ जेल से सत्ता चलाने की बात करता है। दो उदाहरण है इससे पहले। जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहते हुए दशकों जेल गई, लेकिन उनमें इतनी नैतिकता थी, इतनी रवायत थी कि उन्होंने अपने एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया और तब जेल गई। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति का विदूषक, घृणित और शातिर चेहरा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी चारा घोटाले में जेल जाने से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी और तब जेल गए। लेकिन ये व्यक्ति, इसकी पार्टी, इसके 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर के बचे हुए नेता जो बाहर हैं तिहाड़ से, वो क्या कह रहे हैं? इसने अपने सारे विधायकों से क्या कहलवाया कि तिहाड़ जाऊंगा लेकिन मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। ये इतनी खतरनाक बात है कि इस बात पर मैं कहना चाहूंगा प्रारब्ध के इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अरविंद केजरीवाल, इस अराजक व्यक्ति, इसकी अराजक पार्टी का नाश होना भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। यही सवाल लेके चलते हैं सतीश सर के पास। सतीश सर, क्या मैं जो ये लाइन कह रहा हूं कि इस व्यक्ति, इसकी राजनीति, इसकी पार्टी का भारत से समाप्त होना बेहद जरूरी है, क्या मैं सही हूं या पूरी तरह गलत हूं सर? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मुझे आपकी बात से असहमत होने का मेरा प्रश्न ही नहीं पैदा होता। क्योंकि संभवतः आप परिचित हैं कि 2011 जब ये बिल्कुल सुपरस्टार बनकर उभरा था, तो संभवतः सोशल मीडिया पे शायद मैं अकेला या एक दो लोग और रहे होंगे जिनको मैं नहीं जानता, कि 2011 से मैं लगातार इसके खिलाफ और अन्ना के खिलाफ मैं लगातार सक्रिय था और वही बातें कह रहा था जो आज पूरा देश कह रहा है। कि मैं उसी समय से मैं जान गया था कि ये आदमी कौन है और इसकी क्या इसकी नीयत है। तो उसमें कोई शक ही नहीं, इस आदमी का अंत बहुत जरूरी है, इसका बहुत जरूरी अंत है, अन्यथा देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, और संयोग से कल ही मैं दूसरी डिबेट में था, तो कल मैंने कहा था कि ये आदमी, इसके ऊपर हत्या का जिम्मेदार है। 400-500 आदमियों की मौत रोज हो रही है दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से, अवनीश जी। तो वो मैं अभी निकाल रहा था 1 मिनट, तो उसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कल जो मैंने कहा था वही है कि ये पढ़ दूं जरा सा, कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कई अहम टिप्पणियां की और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार भी लगाई। देश की सर्वोच्च अदालत ने पॉल्यूशन के लिए, इस हालात के लिए, लोगों की पॉल्यूशन की इस हालात को लोगों की हत्या करार दिया। अवनीश जी, बहुत डरावना फिगर है कि हर साल ये, और पिछले 4-5 साल से लगातार चला आ रहा है औसत, कि हर साल दिल्ली में 58,000 आदमी पॉल्यूशन की वजह से अकाल मौत मर जाते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं। यानी 58,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार है ये आदमी। ये लापरवाही या नकारापन, निकम्मापन नहीं है। जरा कल्पना करिए कि 300-400 आदमी रोज मार रहा है ये दिल्ली के अंदर, तो ये आदमी क्या है? और ये भस्मासुर है। ये जैसे भस्मासुर का भगवान विष्णु ने अंत किया था, तो ये भस्मासुर है। भस्मासुर से मैं इसकी तुलना इसलिए करता हूं कि भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या की थी, उन्होंने इसको वरदान दे दिया था, तो वैसे ही इसने दिल्ली में जो नौटंकी की तपस्या और त्याग की, तो दिल्ली ने इसको जो सत्ता का वरदान दिया, तो ये उस दिल्ली को नाश करने पे तुला हुआ है। और ये केवल अभी, ये तो आप समझिए पॉल्यूशन की वजह से, मैंने बताया था कि 58,000 मौतें हर साल,
इससे पहले कोरोना काल का असल में बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ लोगों की स्मरण शक्ति बड़ी अल्पजीवी होती है, बहुत थोड़ी सी होती है, बाद में लोग भूल जाते हैं। कोरोना काल में अवनीश जी, उत्तर प्रदेश में 24-25 हजार आदमियों की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, जहां की 24 करोड़ आबादी है। और दिल्ली में जो 2-3 करोड़ की आबादी जिसकी है, 2.5 करोड़ मान लीजिए उसको, वहां पे 26 हजार मौतें हुई हैं। जी सर। लेकिन इस आदमी ने कैसे लोगों को मैनेज किया। इस देश की जो चौथा खंबा जिसको लोकतंत्र का कहते हैं, वो तो इस तरह से वेश्या की तरह, वैसे वेश्या को लोग खरीद लेते हैं, वैसे बिका इस आदमी के साथ। कि आपको ध्यान होगा कोरोना में किस तरह से यहाँ पे दिल्ली का पूरा नेशनल मीडिया नाच रहा था, लखनऊ और इलाहाबाद में, कि लाशें चल रही हैं और लाशें गंगा में बह रही हैं, जहां पे 24 करोड़ की आबादी में 24-25 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसके यहाँ जो 2.5 करोड़ की आबादी है, वहां पर 26 हजार मौतें हो गई। वहां मीडिया ने कभी इस पे उंगली ही नहीं उठाई, कभी इस पे उंगली नहीं उठाई। और ये कितना संवेदनहीन, कितना निर्दयी, कितना निर्मम शासक है, कितना निरंकुश है। कि याद करिए, जब कोरोना काल चल रहा था तो उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां अपने यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस अस्पताल का, उस जिले का दौरा ना किया हो, उस भरे कोरोना काल में। यानी कोरोना से संक्रमित जिलों का दौरा करने के लिए इतना ज्यादा वो समर्पित हो गए थे कि अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए वो, क्योंकि बिल्कुल सर। वो कोरोना काल में वो उनके दौरे लगे हुए थे। और ये आदमी, मैंने तो तब भी लिखा था, बोला था कि आप जरा गूगल पर सर्च कर लीजिए कि जब कोरोना शुरू हुआ, जब दिल्ली में मौतों का तांता लगा था, ये आदमी एक दिन के लिए कि दिल्ली के एक भी अस्पताल में नहीं गया। दिल्ली के अस्पतालों में सबसे पहले देश का गृह मंत्री गया, अमित शाह। ये आदमी नहीं गया, न ये गया, ना इसका स्वास्थ्य मंत्री गया, इसके कैबिनेट का कोई आदमी नहीं गया कि मर रही दिल्ली, मरने दो। और क्या भोगा दिल्ली ने, उन्होंने बताया कि उसका जो आंकड़ा है अवनीश जी, कि देश के अंदर जो कोरोना के कारण मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश की तो बहुत कम है, कि देश का जो आंकड़ा नेशनल एवरेज है वो है 400 मौतें पर मिलियन। 10 लाख पे 400, 10 लाख की आबादी में 400 मौतें। और दिल्ली में वो आंकड़ा करीब करीब 1100 लोगों का है, यानी नेशनल एवरेज से 1.25 गुना ज्यादा। तो ये आदमी कैसी हत्यारी राजनीति कर रहा है, कैसा हत्यारा इसका भ्रष्टाचार है, उसका ये बेशर्म नमूना, उसका बेशर्म नमूना। और राजनीति के अंदर तो इसने वो एक घिनौनी परंपरा को जन्म दिया है कि बेशर्मी की सारी, बेशर्मी शब्द इसके लिए छोटा है, मैं कहूंगा कि उसके लिए उपमा ढूंढनी पड़ेगी भाषाविदों को। कि जरा गौर करिए कि यह आदमी किस कदर बेशर्मी पे है, कि इसने जब पंजाब का विधानसभा अध्यक्ष बनाया, उन्नीस जी आदमी कौन है, कुलतार सिंह, शायद कुलतार सिंह सांधवान नाम है। उस आदमी के वीडियो और फोटो पूरे वायरल हैं कि वो कनाडा के बिल्कुल घोषित आतंकवादी, जो इसको हमारे यहाँ के एजेंसियां ढूंढ रही हैं, उनकी एजेंसियों की लिस्ट में वो वांटेड है, उसके साथ बैठकर वो पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष वो डिनर कर रहा है। और डिनर ही नहीं कर रहा, बाकायदे खालिस्तान का झंडा और बैनर लेकर प्रचार कर रहा है, खालिस्तान का बैनर पकड़ के वो खड़ा है। और उस आतंकवादी को इसने पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंप रखी है। तो सोच लीजिए इसका देश के प्रति इसका क्या कितना प्यार है, और देश के संविधान के प्रति इसका कितना प्यार है, कि एक आतंकवादी को इसने पंजाब की विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी है। और वो पंजाब जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंजाब हमारा सीमावर्ती प्रांत है, और सीमा वो भी जो पाकिस्तान से लगी हुई है। और वहां पे उसने पाकिस्तानी एजेंट को, जो आदमी खालिस्तान की बात करता हो या खालिस्तान का समर्थन करता हो, खालिस्तान का प्रचार करता हो, वो पाकिस्तानी एजेंट के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आम सिखों का कोई लेना देना नहीं है। उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण अभी 4-5 दिन पहले मिला है, हफ्ता भर पहले, जब कनाडा, जहां जो बड़ा बदनाम है कि वहां खालिस्तानियों का बड़ा गढ़ है, बड़ा अड्डा है, वहां पे इनका जो आका है पन्नू, उसने अभी रेफरेंडम के नाम पे लोगों को बुलाया था, संभवतः 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को जब उसने बुलाया तो उसने सरे काउंटी में, और जहां वो निज्जर मारा गया था, जिस गुरुद्वारे में मारा गया था, उस गुरुद्वारे में उसने रेफरेंडम के लिए लोगों को बुलाया। और आपको ताजुब होगा कि जहां 1.25 लाख सिख रहते हैं, वहां पे 1200-1300 आदमी पहुंचे थे केवल। तो यानी कनाडा में भी जो सिख हैं, उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये केवल पाकिस्तान के पाले हुए कुत्ते, पाकिस्तान के पाले हुए गुर्गे, पाकिस्तान के पाले हुए एजेंट, ये वो लोग हैं जो खालिस्तान का नाम लेते हैं। और उन्हीं में से गुर्गे, कुत्ते, एजेंट, जो भी कहिए आप उसको इसने पंजाब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंप रखी है।
तो इसके क्या इरादे हैं, इसकी क्या रणनीति है और इसके दिमाग में कौन सा षड्यंत्र चल रहा है भारत विरोधी, इसका इससे बेहतरीन उदाहरण इसने खुद दिया है। और इस बात को तो अगर आपको याद हो कि कुमार विश्वास अक्सर अपने कार्यक्रम में बताते हैं इसका एक बयान को, कि इसने कहा कि या तो मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाऊंगा और मुख्यमंत्री नहीं तो होऊंगा एक या प्रधानमंत्री। या एक देश का प्रधानमंत्री, यानी पंजाब को भारत से अलग करने का सपना तो ये अपने दिमाग में पाले हुए है। तो ये बिल्कुल इतना खतरनाक व्यक्ति है। और दिल्ली के तो खैर, दिल्ली ने इसको जिताकर एक नहीं दो बार दिल्ली ने तो आत्महत्या कर ली है, दिल्ली ने तो आत्महत्या कर ली है और दिल्ली इसको भोग रही है। सोच लीजिए कि 58,000 मौतें हर साल, तो कितने लोग वहां अकाल मौत मर रहे हैं, बच्चे बूढ़े बीमार, क्या गुजर रही होगी। लेकिन वो जो एक प्रत्यक्ष दिखता है कि 200 यूनिट बिजली और 700 लीटर पानी, उसके लिए दिल्ली अपनी जान की कीमत देने को तैयार है। बहुत शर्मनाक है ये। बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ ये तो दिखाई देता है सर कि दिल्ली ने निर्वाचन किया, इसके पास, इस खतरनाक व्यक्ति के पास, इस दूषित व्यक्ति के पास, इस शहरी माओइस्ट के पास कहने को होता क्या है कि हमें दिल्ली ने चुना है। यानी ये लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहा है। और लोकतंत्र की अगर निर्वाचन पद्धति से ये चुन के आया है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के खतरनाक इरादे को जनता तक पहुंचने में एक समय लगता है। लेकिन यहां एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है सर कि अदालतें जब तक इस व्यक्ति के तमाम साथी जेल में हैं, वही अदालतें उसको जमानत नहीं दे रही हैं। लेकिन वही अदालतें जब तक इस व्यक्ति को फायदा भी पहुंचाती है, तो इसके साथ एक और देखिए, तो इकोसिस्टम में पले हुए वो तमाम जो टूलकिट के लोग हैं, जो शहरी माओइस्ट हैं, उसमें वामपंथी छुपे हुए हैं, उसमें तमाम लोग और छुपे हुए हैं, तमाम स्वनाम धन इस समय बेरोजगार हुए पत्रकारिता के क्षेत्र से यूट्यूबर्स जो आज के डेट में बने हुए हैं, वो छुपे हुए हैं। लोगों तक यह पूरी बात आखिर पहुंच क्यों नहीं पा रही है सर? क्यों ये व्यक्ति इतना खतरनाक होते हुए भी निर्वाचित हो जाता है? हाँ, ये आपका बड़ा गंभीर सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके दो कारण है। एक तो मैंने कहा मीडिया को तो इसने वेश्या बना लिया अपने रखैल। ये जो सर नेशनल मीडिया तथा कथित जो दिल्ली में बैठी अपने आप को नेशनल मीडिया कहती, पता नहीं कैसे वो नेशनल मीडिया हो गए, लेकिन अपने आप को अपने खुद ही अपने सर पर अपना मुकुट बांध लेते कि हम नेशनल मीडिया हैं। तो वो केजरीवाल की रखेल है। और आज से नहीं, पिछले 7-8 साल का इतिहास ये बताता। बल्कि जब ये शुरुआत हुआ था तभी फंडिंग कौन करता था, कैसे करता था, ये भी एक जांच का विषय है। वो कभी इसकी आलोचना करती ही नहीं। तो लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप बताइए अश्विनी जी, कि अवनीश जी, कि ये 2015 में आ गया था, तो 8 साल हो गए इस आदमी को आए हुए। जी। और मैंने बताया कि पिछले 4-5 साल का तो फिगर मुझे है कि 58,000 मौतें तो केवल पॉल्यूशन की वजह से, केवल पॉल्यूशन की वजह से वो अकाल मौत मर रहे हैं। कोरोना में क्या हुआ सबने देखा, कैसे इसने गैस के लिए झूठ बोला, दुनिया भर की बातें की, वैक्सीन के लिए झूठ बोला, हर काम इसने जन विरोधी, जनता के विरोध का किया। लेकिन दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी कौन है? भाजपा ही तो है। ठीक बात। आज तक 8 साल के कालखंड में हम मुझको कोई एक ऐसा उदाहरण याद दिला दीजिए जहां पर इसके खिलाफ कोई जन आंदोलन भाजपा लेके खड़ी हुई है, सड़क पे उतरी हो। नहीं खड़ी हुई, कभी नहीं खड़ी हुई। उन्होंने अपने विरोध को ट्विटर, फेसबुक और बहुत ज्यादा हुआ तो टेलीविजन पर बयान तक सीमित रखा। तो मेरा एक और आरोप है इस संदर्भ में, मेरा आरोप है, और मैं लगातार कहता रहा हूं, शुरू से लिखता रहा हूं, कि निश्चित तौर पर जैसे इसने मीडिया को खरीद लिया है, इसने जो दिल्ली की भाजपा जो राज्य इकाई है, जो वहां की स्टेट की यूनिट है, उसने जो टॉप लेवल लीडरशिप है, वो केजरीवाल के यहाँ गिरवी है, गिरवी। एक एक कुकर्म है इसके। देखिए सत्येंद्र जैन 1.25 साल से जेल में, 6 महीने से सिसोदिया जेल में, ये खुद जेल जाने की तैयारी में है, संजय सिंह जेल में, इससे पहले जितेंद्र सिंह तोमर इसका मंत्री जेल गया था, इससे पहले इसका मंत्री संदीप कुमार जेल गया था। मतलब झड़ी लगी हुई है, पता नहीं कितने विधायक गए जेल में। इसने मदरसे मौलवियों को 18-18 हजार रुपए तनख्वाह की घोषणा कर दी। लेकिन कभी किसी मुद्दे पर इसके किसी कुकर्म के खिलाफ आपने दिल्ली की भाजपा को सड़क पर उतरकर कोई जन आंदोलन निर्णायक तौर पर करते नहीं देखा होगा। एक आध दिन होता है वो प्रदर्शन हुआ, तो आप भी पत्रकार रहे, मैं भी पत्रकार रहा हूं, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि वो प्रदर्शन जो होता है वो फोटो खिंचाऊ सेशन होता है,
कि आ जाओ, सारी फोटो खींच गई, कहना ठीक है, घंटे बर्बाद, अपने अपने घर जाओ। तो इसको कभी एक विपक्ष की जो भूमिका होती है डिस्टर्ब करने की, तो दिल्ली भाजपा ने बड़ा ख्याल रखा कि केजरीवाल कहीं डिस्टर्ब ना हो, कहीं डिस्टर्ब ना हो, और बाकी मीडिया उसका था। तो ये दो कारण थे। और बाकी इसके लिए मैनेज, देखिए ये काम अकेला ये आदमी नहीं कर सकता। मैं 2011 से लेकर और आज 12 साल बाद भी मैं उसी बात पर बिल्कुल दृढ़ हूं कि ये आदमी कठपुतली है। ये कठपुतली है विदेशी ताकतों की, भारत की दुश्मन ताकतों की। और वो इसके लिए मैनेज करते हैं, वो इसके लिए चीजें मैनेज करते हैं। और उसमें फिर आपने जो अभी आपने कहा कि इसको कानूनी बड़ी राहत मिल जाती है। आज ही का उदाहरण मैंने कहा ना कि क्योंकि अब तो इतनी ज्यादा सीमा पार हो गई। कल दिल्ली का AQI 999 पहुंच गया, जो बिल्कुल सर। मतलब सीधे सीधे था कि आदमी को जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है। और उस पर सभी लोग सोशल मीडिया बोले, वह भी कल बहुत नाराज था। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट को जरा सी शर्म आई, तो उसने इसके खिलाफ कठोर टिप्पणी तो की, लेकिन उसने इसकी कठोर टिप्पणी के साथ साथ पूरे देश को घसीट लिया, पूरे देश ठीक को बात। घसीट लिया, ताकि इसका पाप थोड़ा इस पर हल्का हो जाए, ताकि पूरे लोगों की बात पूरे देश पे जाए। क्यों ये कृपा, क्योंकि केजरीवाल पे, इससे मैं आज की तो बात ही नहीं कर रहा, आज की नहीं बात कर रहा, अभी 10-15 दिन की बात नहीं कर रहा। अभी तक जो 58,000 मौतें हो जाती हैं वो दिल्ली में, 3-4 साल का ये आंकड़ा है। अब तक क्या कर रहा था सुप्रीम कोर्ट? अब तक क्यों नहीं ध्यान आया? ये गुस्सा, ये इसको हत्यारा कहने की याद अब क्यों आई? क्योंकि अब सोशल मीडिया ज्यादा थूक रहा है और इनको भी याद दिला रहा। दूसरा, दिवाली आ गई, तो दिवाली पर तो जैसे सुप्रीम कोर्ट को शगुन करना होता कि दिवाली पे तो उनको पटाखे के ऊपर बैन लगाना है। तो अपने सुप्रीम कोर्ट जो इसके प्रति पूरी तरह से आसक्त है, तो वो एक ये आज थोड़ा इसको डांट डपट दिया, लेकिन साथ में पूरे देश को लपेट लिया। जवाब तो चाहिए कि 58,000 मौतों में तब तुम क्यों नहीं बोले, या उस पर इससे आज तक सवाल क्यों नहीं पूछा कि ये 58,000 भाई 2020 में मरे, 2021 में मरे, 2022 में मरे, तब क्या कर रहा था सुप्रीम कोर्ट? तो और वो जो आपने बात कही अवनीश जी की, वो इसको जमानत नहीं मिल रही, तो जमानत ऐसा अभी आजाद भी नहीं हुआ है देश कि जमानत कैसे मिलेगी? ईडी जब इतने बड़े पुख्ता सबूतों के साथ और डिजिटल ट्रांसफर के सबूत सामने रख रहा है, तो कैसे जमानत दे देंगे? ये जमानत तो इसको मिल गई होती, लेकिन देना बड़ा मुश्किल है ना, कि वो ईडी के जो सबूत हैं वो उनको नकार पाना असंभव है, क्योंकि आज की तारीख में सारा लेन देन डिजिटल है और डिजिटल सारे सबूत हैं। तो जमानत तो इसको नहीं दे पाएंगे अभी। बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा, देखिए जो परंपरा है, दर्शकों को साथ में थोड़ी सी जानकारी भी दे दें कि ईडी का पहला नोटिस आया, अरविंद केजरीवाल ने मना किया। अब इसके पास दो मौके हैं, ईडी एक दूसरा नोटिस देगी, उसके पास तीसरा नोटिस देगी। 3 नोटिस का अधिकतम मौका होता है किसी व्यक्ति के पास। तीसरी नोटिस के बाद फिर ईडी कोर्ट जाएगी और कोर्ट से अपने जो जमा किए हुए, और चूंकि दर्शकों ईडी जो है वो मनी ट्रेल पे चलती है, वो रुपया एक जगह कैसे गया इसके पद चिन्हों पे काम करती है, तो वो बड़े खरे सबूत होते हैं और उसके बाद वहां से वारंट लाएगी और इसको घसीट के तो आना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन यह सब जानते हुए यह व्यक्ति इतनी अराजक तरीके से न सिर्फ भारत की न्याय व्यवस्था, न सिर्फ भारत की संसद प्रणाली, आप देखिए सर, ये विधानसभा की इम्यूनिटी का फायदा उठाकर किस तरीके से अनिश्चित काल के लिए सेशन को चलने देता है, फिर उसको स्थगित करता है, और जब इसको नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द, मैं उसको बयानबाजी नहीं कहूंगा सर, वो अपशब्द कहता है, जहरीला व्यक्ति है, जहर निकालता है, तो ये विधानसभा में जाके अपना एक तरफा एक मोनोलॉग जो है वो करता है, ताकि उसको इम्यूनिटी का फायदा है, वहां इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये कहता हूं सर कि इस व्यक्ति के इतने खतरनाक होने के बाद भी भारतीय राजनीति में क्या कोई अब बिल्कुल नैतिकता नहीं बची है विपक्ष के पास कि जो इस व्यक्ति पर सवाल खड़ा करे कि तुम संसदीय मर्यादाओं को तार तार कर रहे हो, तुम भारत की जो राजनीतिक परंपरा है। दर्शकों, आपको तकनीकी रूप से मैं बता दूं, ये जानकारी बता दूं कि अगर अरविंद केजरीवाल के ने ये फैसला किया है कि वो गिरफ्तार होने के बाद भी मुख्यमंत्री बना रहेगा, तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री से हटने के कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। हालांकि ये विडंबना है इस देश की कि एक व्यक्ति आरोपी होके जेल चला जाता है, लेकिन कोई उससे इस्तीफा ले नहीं सकता,
वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है। अगर हमने जयललिता का उदाहरण आपको दिया, हमने लालू प्रसाद का यादव का उदाहरण दिया, तो वहां कुछ नैतिकता बची हुई थी। वो केवल परंपरा का निर्वहन कर रहे थे कि जेल गए तो फिर मुख्यमंत्री न रहे, लेकिन यह व्यक्ति उस परंपरा को भी तोड़ने पर उतारू है। भारतीय राजनीति का जब एक तरह से 2014 के बाद से सांस्कृतिक से लेके और भौतिक से लेके हर क्षेत्र में एक उदय हुआ है, उसी समय हमारा देश इतनी निकृष्टता देख रहा है भारतीय राजनीति में। ये कौन सा असर है कि एक ही साथ हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों देख रहे हैं। एक तरफ भारत की राजनीति का उठना देख रहे हैं, उद्भव देख रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय राजनीति का इतना पतन देख रहे हैं। ये कौन सा दौर है सर, और कैसे संभलेगा ये? देखिए, ये अपने मुंह से कह चुका, 2015 में ये कह चुका कि मैं अराजकतावादी हूँ। ये कह चुका है, तो ये तो कोई अराजकतावादी है। बाद में अपने कर्मों से उस बात को बिल्कुल दिखा रहा है साक्षात। मैंने कहा ना, आतंकवादी को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंप देना, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। अमृतपाल के लिए इसकी सरकार कैसे कर रही थी, पंजाब में किस तरह से उसको संरक्षण दे रही थी, घोषित आतंकवादी को, वो लोगों ने देखा। तो वो ये चौंकाता नहीं है, ये इसका चरित्र है, यही करेगा। जो आपने कहा विपक्ष की राजनीति, तो देखिए अभी जी केवल अकेला ये जिम्मेदार नहीं है। ये है कि उस विपक्ष का, विपक्षी राजनीति के जो पतन हुआ है, जो उसका गिरता हुआ उस स्तर है, उसका ये सबसे घिनौना और सबसे खतरनाक चेहरा है ये, उस स्तरहीन विपक्ष का। बाकी ये इसलिए ये इसकी स्थिति हो गई है कि देखिए, जो आप एक तरफ नरेंद्र मोदी किस स्तर पे ले जा रहे हैं राजनीति को, देश को कहाँ ले जा रहे हैं, वो एकदम सामने स्पष्ट है। और दूसरे एक बड़ी दुखद स्थिति है कि विपक्ष को वास्तव में खत्म हो गया। हिंदुस्तान में विपक्ष जो है, अब वो भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों, घपलेबाजों, स्तरहीन लफंगों की बात आप कह रही है, तो लफंगों की जमात बन गया है। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो वो तथाकथित INDIA गठबंधन बना, उसमें एक भी तो शुद्ध नहीं है। इसके तीन चार मंत्री इसके जेल जा चुके, दो तो अभी ऑलरेडी जेल में है, दो पहले जा चुके थे, तोमर और वो संदीप कुमार। लालू यादव 4 मामलों में तो सजा याफ्ता, 5वें में भी इसको सजा हो जाएगी। पूरा परिवार जो है भ्रष्टाचार फंसा, पूरा हो सकता है पूरा परिवार सजा याफ्ता हो जाए। ममता बनर्जी 2-2, 3-3 मंत्री जेल में, बकायदे घोटाला 100-100 करोड़ रुपया उनका बरामद हो रहा। यही स्थिति स्टालिन की है। यानी वो जो INDIA गठबंधन है, तो वो तो एक तरह से मैं बोल चुका हूँ मनीष जी के कार्यक्रम में कि इसका INDIA गठबंधन नहीं, इसका नामकरण तो होना चाहिए कारागार गठबंधन। ये कारागार पार्टी है कि हर पार्टी का कोई ना कोई मंत्री जो या प्रमुख नेता कारागार में है। तो ये स्थिति कभी हिंदुस्तान में नहीं, कभी नहीं। और अगर आप याद करिए भाई, लोहिया को हम लोगों ने नहीं देखा, लोहिया को तो पढ़ा, उनकी किताबें वगैरह पढ़ी या उसके भाषण पढ़े, लेकिन जब से देखा तो कम से कम इंदिरा गांधी ऐसी शक्तिशाली नेता थी, लेकिन उनके विपक्ष में कौन लोग थे? जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, ये नाम हुआ करते थे। आप अगर साम्यवादी बात करिए, समाजवादी बात करिए, तो मधुलिमा, मधु दंडवते, ऐसे नाम हुआ करते थे। चंद्रशेखर, मोहन धारिया, ये नाम मतलब इनको लोग सुनते थे। मैं अपना बता दूं कि और शायद जब लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ, तो मैं चंद्रशेखर जी का भाषण कभी नहीं छोड़ता था, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होने लगा था, जान जाता था कि लोकसभा में आज बोलेंगे, तो चंद्रशेखर को मैं सुनता था बड़े ध्यान से, क्योंकि मुझे था कि भले विपक्ष में है, आलोचना करेंगे, अटल जी की आलोचना करेंगे, उनकी सरकार की करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा तत्व होगा जो आपको सुनने लायक होगा, जिस पर आप बाद में विचार कर सकते हैं। और एक बड़ी जमात थी, खाली चंद्रशेखर नहीं, बड़ी जमात थी वो उस विपक्षी नेताओं की। आज की तारीख में एक भी तो नहीं है। आप पूरा मनन कर लीजिए, सोच लीजिए, खोज लीजिए, आपको एक भी नेता विपक्ष में ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी बात सुनने लायक हो। कौन लोग है विपक्ष में? खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, वो महुआ मित्रा, ये बड़े चेहरे हैं विपक्ष के। लालू यादव जो 4 बार का सजा याफ्ता, ये केजरीवाल जिसकी हम लोग बात करें, तो इस टाइप का ये देश के लिए बहुत दुखद स्थिति है कि पूरा विपक्ष ही डूबा हुआ है, जैसे भैंस पानी में चली गई है। ये अलग बात है कि केजरीवाल उन सब में सबसे ज्यादा घिनौना और सबसे खतरनाक चेहरा है। बिल्कुल सर। और देखिए, एक बार हम, आप और सारे लोग, इवन की जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं वो भी, तमाम विपक्षी राजनीति के लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि साहब 2014 में नरेंद्र मोदी आए, 2019 में आए, 2024 भी साफ दिख रहा है, तो चुनाव तो जीता जा सकता है, सरकार फिर से आ सकती है। लेकिन एक तरफ मैं वो जुमला नहीं उठाऊंगा सर
कि विपक्ष का, एक ताकतवर विपक्ष का रहना जरूरी है, लेकिन कम से कम इतने नंगे विपक्ष का, इतने कपटी विपक्ष का, इतने निकृष्ट विपक्ष का, ये भी तो सर भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय जनमानस के लिए एक शर्म का विषय है। हाँ, अब सर मैं यहाँ एक बात इसमें आती जी जी इसमें अवनीश जी एक आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दूं, अपने जो दर्शक होंगे कि सर। भाई सबसे ज्यादा आलोचना अगर किसी आदमी की हुई तो मुलायम सिंह यादव की हुई। लेकिन जरा मुलायम सिंह यादव की जो निकट की मंडली थी, राजनीतिक मंडली थी, क्या लोग थे, मोहन सिंह, भगवती सिंह, कपिल देव सिंह, जनेश्वर मिश्रा, मधुकर दिघे, मतलब मुलायम सिंह यादव अपने इर्द गिर्द जो है बहुत श्रेष्ठ राजनीतिक उनके उनके निकटतम लोगों में हुआ करते थे। बाकी तो मुलायम सिंह का जो है सब लोग जानते हैं। आप जरा उन लोगों को याद करिए जो मुलायम सिंह के राजनीतिक सहयोगी होते थे, तो कट्टर उनके सहयोगी थे। और उनमें से आज के अखिलेश यादव की जरा तुलना करिए। अखिलेश यादव के पास एक व्यक्ति नहीं है ऐसा, एक भी व्यक्ति बिल्कुल ऐसा सर। नहीं है। मुलायम सिंह के इर्द गिर्द एक उन्होंने जो साहित्यकारों की मंडली, कवियों की बना रखी थी, वो बड़ी स्तरीय मंडली, लक्ष्मीकांत वर्मा, गोपाल दास नीरज, कुंदन नीरज। उदय प्रताप सिंह, तो एक लंबी कतार। तो मुलायम सिंह एक बैलेंस रखते थे कि अगर उनके यहाँ डीपी यादव और मुख्तार अंसारी थे, तो उनके यहाँ मोहन सिंह और भगवती सिंह और कपिल देव सिंह और जनेश्वर मिश्रा ये भी थे, मधुकर दिघे भी थे। तो ये आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रमुख पार्टी है विपक्ष, वो अखिलेश यादव साहब कौन है? वो तीसरे चौथे स्तर के जो छात्र नेता हुआ करते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, जिनको नेता कहना गलत होगा, एक लफंगे ठीक कह बात है। लीजिए, उस टाइप के लोगों की जमावड़ा, वो उनके पॉलिटिकल थिंकर है। तो वही स्थिति है। तो वो गिरावट तो उत्तर प्रदेश से ही आप देख सकते हैं, और वो पूरे देश में है इस समय। ये आप बताइए क्या बिल्कुल कहना सर, चाहते बिल्कुल सर। मैं अब जो चलते चलते एक बात आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का समय है। हर व्यक्ति के हाथ में कोई न कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, जो पहले ट्विटर कहा जाता था, जहां वो जाके अपनी अभिव्यक्ति करता है। यही, इसे मैं सर लोक मीडिया भी कहता हूं, क्योंकि आज हर हाथ एक पत्रकार है, हर जगह एक अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसे में लोग एक सवाल बड़ा जल्दी से पूछ लिया करते हैं कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कभी ममता बनर्जी के बारे में ये कहा जाता है क्यों नहीं लगा देते वहां पर राष्ट्रपति शासन, कभी पंजाब के बारे में कहा जाता है क्यों नहीं लगा देते राष्ट्रपति शासन, दिल्ली के बारे में भी ये सवाल आते हैं। बहुत सारे लोगों की एस्पिरेशन है सर, बहुत सारे लोगों की ये इच्छा है कि ऐसा हो जाना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा रखते हैं। वो खुद जिस बात को हम पिछले आधे घंटे से डिस्कस कर रहे हैं सर, और अंतिम पड़ाव पे आए हैं, वो भी उसी बात से व्यथित है, वो जनता भी उसी बात से व्यथित है। उसको लगता है कि ऐसे घृणित व्यक्ति को भारतीय राजनीति में नहीं होना चाहिए, और कम से कम सत्ता में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखें, ये व्यक्ति इतना घृणित है कि इसने दिल्ली मॉडल को प्रस्तुत क्या किया है। क्या दिल्ली मॉडल एक जेल मॉडल है? यही ये पूरे देश को लेके जाएगा? अगर इस देश के नेता, उसकी निर्वाचित सरकार अगर जेल में रह के काम करने को तत्पर है, तो इसका मतलब है कि वोटर भी कहेगा साहब शौक से हम जेब काटेंगे और जेब। और ऐसे में जब भारतीय राजनीति कहाँ जा रही है, तो ये दुख हम जैसे और आप जैसे दर्शकों तमाम लोगों को होगा, इंक्लूडिंग सतीश सर, कि एक तरफ जब भारत इतना उत्थान कर रहा है, भारत इतनी प्रगति कर रहा है, और भारत की संस्कृति, भारत की राजनीति, भारत का व्यापार, भारत का विदेश नीति, यह सब अपने उच्चतम शिखर की तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी घरेलू राजनीति में हम कितना निकृष्टतम दौर देख रहे हैं। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से विपक्ष पे जाती है, और विपक्ष संभवतः यह जिम्मेदारी निभाने के काबिल नहीं है, और इस जमीन से विपक्ष कम से कम नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं कर सकता। तो दर्शकों, सतीश सर के साथ आज हमारी बातचीत एक लंबे अंतराल के बाद हुई है। हैं? और जी जी सर। मनीष जी एक और बता दूं इसी केजरीवाल का, और अवधेश जी जिक्र कर दूं सर। कि जरा गौर करिए, एक चित्र बड़ा प्रचलित हुआ था, मीडिया उस समय कितना विजिलेंट था, कि एक फोटो आई थी नरेंद्र तिवारी की संजय गांधी की चप्पलें उठाते हुए, सर। और वो बड़ा मुद्दा बन गई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा मुद्दा बन गई थी। एक तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी, तो मीडिया ने उसको इस तरह से प्रस्तुत किया था, करना भी चाहिए था, कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लगा था कि उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है नरेंद्र तिवारी ने। ये दौर था मीडिया का, और ये दौर था जनता की जागरूकता का, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था। लेकिन आज इसी केजरीवाल ने कहां पहुंचा दिया है कि इसकी पार्टी का जो मुख्यमंत्री है पंजाब में, भगवंत सिंह मान,
उसको देश में नहीं विदेश में जर्मनी में धक्के मारकर उतार दिया जाता है जहाज से, क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी, बदतमीजी कर रहा था जहाज के अंदर, और उसको फ्लाइट से उतार दिया जाता है कि तुम इतनी शराब पिए हो कि तुम इस पर नहीं जा सकते, तुम अपने होश में नहीं हो। तो वो आदमी आज भी मुख्यमंत्री, उसको ये साथ लेकर बेशर्मों की तरह घूमता है और मीडिया शांत है। तो मैंने कहा ना कि एक उठती सी बात पे पता नहीं किन परिस्थितियों में नरेंद्र तिवारी ने चप्पल उठाई होगी, क्लिक कैसे कैमरा क्लिक हो गया, लेकिन वो बड़ा मुद्दा था, जबकि इतनी बड़ी बात वो नहीं थी। जो बात यह है कि किसी विदेश में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को धक्के मार के उतार दिया जाए कि तुम जरूरत से ज्यादा शराब पियो, होश में नहीं हो, लेकिन ये चल रहा है, ये मीडिया बिकी हुई है, और क्या कहा जाए, इसका जिक्र करना जरूरी है। बिल्कुल सर। और दर्शकों, आदरणीय सतीश सर, प्रारब्ध के इस मंच पर आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है, और हम उम्मीद करेंगे कि जब भी हमने अधिकार भाव के साथ सर को न्योता दिया है, सर ने अपना समय जरूर दिया है। और आज 50,000 सब्सक्राइबर की संख्या पूरी होने के साथ ही सर आपको बहुत बहुत नमस्कार, और आपके आशीर्वाद का हमेशा आकांक्षी। आपको भी बधाई और शुभकामनाएं। जी सर। दर्शकों, इसी के साथ सतीश सर को आज के लिए धन्यवाद देते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। प्रणाम, जय जय श्री राम।